तो हेलो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ट्रांसक्रिप्शन, जो डीएनए से आरएनए बनाना होता है, एमआरएनए, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और इस लेक्चर में देखेंगे ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन क्या है बेसिकली, अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है लास्ट वाला, तो उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें एक बार, फिर इस वीडियो पे आए, क्योंकि पूरा सब कुछ इंटरकनेक्टेड है ये सब। तो ये वीडियो में अपन देखेंगे कैसे ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन मतलब क्या, आपको पता है, अगर हम कोई वर्ड सेंटेंस को इंग्लिश से हिंदी में करते हैं चेंज, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेट किया हमने। अगर अब इसमें क्या है ना, न्यूक्लिक एसिड एक, समझो एक न्यूक्लिक एसिड जो है हिंदी भाषा है, और न्यूक्लिक एसिड रशियन लैंग्वेज है। रशियन लैंग्वेज हमारे लिए, रशियन बहुत हार्ड है, मतलब रशियन लैंग्वेज को हमें हिंदी में कन्वर्ट करना है, तो हमें बीच में एक ट्रांसलेटर लगेगा, मीडिएटर लगेगा। तो उस ट्रांसलेटर या मीडिएटर को हम बोलेंगे टीआरएनएस, या फिर इस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसलेशन, क्योंकि ये हमें जो कॉम्प्लिकेटेड कोड है उसको कन्वर्ट करके दे रहा है इजी फॉर्म में, जो है प्रोटीन्स का फॉर्म। तो ट्रांसलेशन मतलब क्या, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस। कहाँ होगा ये ट्रांसलेशन, ये होगा साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में कहाँ होगा ये होगा राइबोसोम्स में। राइबोसोम्स में क्यों, क्योंकि राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल, ये हम 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ट्रांसलेशन में क्या आ रहा है, ट्रांसलेशन में एग्जैक्टली क्या है ट्रांसलेशन में, आपको पता है कि डीएनए से आरएनए बनता है, ये तो हमने देखा हुआ है। इसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है एमिनो एसिड, मतलब आरएनए से बनते हैं डायरेक्टली प्रोटीन्स, पॉलीपेप्टाइड्स। लेकिन वो कैसे बनते हैं, एमिनो एसिड की चेन बनते हैं, मतलब एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ जुड़ के वो प्रोटीन्स बनाते हैं। अब ट्रांसलेशन में एग्जैक्टली होता क्या है, एमिनो एसिड लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, अमाइनो एसिड्स। आप देख सकते हैं भाई, एक अमाइनो एसिड लिया, दूसरा अमाइनो एसिड लिया, तीसरा अमाइनो एसिड लिया, उनके बीच में बॉन्ड बना दिया। क्या बना दिया, बॉन्ड। बॉन्ड कौन सा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। और आपको पता है कोई भी बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये हो गया क्लियर, ट्रांसलेशन मतलब क्या, प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि उसको हमको इजी लैंग्वेज में प्रोटीन्स के तौर पे रीड करवाना है। प्रोटीन्स हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स है बॉडी के। अमीनो एसिड्स को, 2 अमीनो एसिड्स को जोड़ा तो उसको बोलेंगे डाइपेप्टाइड। 10 से 15 अमीनो एसिड्स को जोड़ लिया तो उसको बोलेंगे ऑलिगोपेप्टाइड्स। 100-200 अमीनो एसिड्स को जोड़ लिया उसको बोलेंगे पॉली, क्योंकि बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स। अमीनो एसिड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है आपको यहाँ दिखाता हूँ। अगर आपके पास COO H ग्रुप है, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप, आपको पता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो रहता है वो अमीनो एसिड में रहता है, अल्फा अमीनो एसिड। और एक आपके पास NH2 ग्रुप है। जब आप इसका OH ग्रुप निकालोगे, इसका एक हाइड्रोजन निकालोगे, एक हाइड्रोजन बच क्या जाएगा, इसके पास C डबल बॉन्ड बच जाएगा और ये जुड़ जाएगा N, और ये बच जाएगा इसके पास H, CONH। इसको बोलते हैं अमाइड लिंकेज, मतलब CONH। ये जो है पेप्टाइड लिंकेज है, पेप्टाइड लिंकेज CONH। C डबल बॉन्ड हो OH, मतलब कार्बोक्सिलिक और NH2 जब जुड़ जाता है इसको बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज बनने के लिए डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन मतलब क्या, हमने एक यहाँ से एक OH निकाला, एक H निकाला, मतलब हमने H2O बाहर निकल दिया है। क्या निकल दिया बाहर, H2O। अब ये बॉन्ड्स बनने के लिए हमें कोई ना कोई तो एनर्जी लगेगी, एनर्जी का सोर्स लगेगा। तो क्या होता है ट्रांसलेशन, अभी हम आते हैं फर्स्ट स्टेप पे। फर्स्ट स्टेप इज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो दोस्तों चार्जिंग क्या है, चार्जिंग क्या है ना, आपको बताता हूँ। एक ATP है, अभी समझो मेरे पास ये शार्पनर है, ये शार्पनर है, ये शार्पनर समझो हमारा टीआरएनए। तो अगर इस टीआरएनए को हमने चार्ज दे दिया या इस पर हमने ATP दे दिया, तो ये सब चार्ज हो जाएगा एक साथ, ऐसे 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 करके। ये इसको एनर्जेटिकली हमने इसको एक्टिव कर दिया, इसको एनर्जी दे दिया, और एनर्जी देने के बाद ये जाएगा ऐसे 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 ऐसे, और जाके मतलब ये एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड को हमने चार्ज, सॉरी मैंने क्या मैंने बोला, एमिनो एसिड को हमने चार्ज दे दिया, सॉरी हाँ, एमिनो एसिड को चार्ज दे दिया। एमिनो एसिड चार्ज देने के बाद हमारे पास समझो एक टीआरएनए, ये समझो टीआरएनए, एमिनो एसिड गया गया गया, और टीआरएनए के ये 3 प्राइम ब्रांच है, इस पर जुड़ गया, तो इसको बोलते हैं एमिनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए क्या होता है, बेसिकली एमिनो एसिड रहता है, एमिनो एसिड AA, अमाइनो एसिड, ए मतलब क्या, अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स क्या है, मोनोमर्स है, किसके मोनोमर्स, प्रोटीन्स के। प्रोटीन्स क्या है, पॉलीपेप्टाइड से। पॉलीपेप्टाइड मतलब क्या, अगर 100-200 प्रोटीन्स, सॉरी अमीनो एसिड्स एक साथ जुड़े हुए हैं, व्हेन मेनी अमीनो एसिड्स ज्वाइन टुगेदर दे फॉर्म अ प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड, तो उसके साथ जुड़ जाता है ATP।
एटीपी अमाइनो एसिड के साथ जुड़ जाता है उसको। और ये जो एंजाइम होता है ये होता है अमाइनो असाइल सिंथेस या फिर सिंथेटेस। अमाइनो असाइल सिंथेटेस इस एंजाइम को बोलते हैं। रिप्रेजेंट करते ये एंजाइम को ई से, कोई भी एंजाइम को ई से रिप्रेजेंट करते, ए प्लस एटीपी, मतलब अमीनो एसिड को हमने एटीपी के साथ ये कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, तो ये बन गया अमीनो एसिड एएमपी। एटीपी क्या रहता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एएमपी क्या हो जाएगा? एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। एंजाइम कौन सा यूज होता है? अमीनो असाइल सिंथेटेस। और बाहर क्या निकल गया? 2 फॉस्फेट, पीपीआई। इस फॉस्फेट का नाम होता है पायरोफॉस्फेट। क्या नाम होता है इसका? पायरोफॉस्फेट। तो इस क्लीवेज को बोलेंगे पायरोफॉस्फेट क्लीवेज। जब एटीपी, एएमपी और पीपीआई में टूटता है तो उसको बोलेंगे पायरोफॉस्फेट क्लीवेज। अब क्या होता है, ये जो अमीनो एसिड रहता है, अमीनो एसिड जो अभी चार्ज हो चुका है, अमीनो एसिड चार्ज हो चुका है, वो चार्ज होते 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 आके जुड़ जाएगा। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था टीआरएनए का स्ट्रक्चर। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो वो वीडियो में आपको वीडियो के एंड में उसका लिंक दे दूंगा। तो चार्ज जो टीआरएनए का स्ट्रक्चर कैसा रहता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर रहता है एससी, क्लोवर लीफ। और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर रहता है वो रहता है इन्वर्टेड एल। तो इसमें 5 प्राइम एंड रहता है 3 प्राइम एंड। 3 प्राइम एंड पर रहता है अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड। और यहाँ पे आके जुड़ जाता है 3 प्राइम पे अमीनो एसिड। इसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए। मतलब टीआरएनए आप चार्ज हो गए, उसके पास अमीनो एसिड आ गया है। अभी यहाँ पे समझने की बात है प्रोटीन फैक्ट, और यहाँ पे एएमपी जो है बाहर निकल जाता है, ठीक है। और प्रोटीन फैक्ट्री क्या होता है? प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं राइबोसोम्स। क्या होते हैं? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम, ये एनसीटी का डेटा कुछ याद कर लेना। राइबोसोम्स के पास स्ट्रक्चरल आरएनए होता है, एसआरएनए, स्ट्रक्चरल आरएनए राइबोसोम्स के पास होता है। और 80 डिफरेंट टाइप्स, कितने टाइप्स का ये डेटा पूछ लेंगे सीधा, 80 डिफरेंट टाइप के या फिर 80 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स मिलते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। कैसे फॉर्म में होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। तो राइबोसोम क्या होता है? बेसिकली हम थोड़ा साइटोलॉजी देख लेते हैं। दो यूनिट्स होते हैं, एक होता है लार्ज यूनिट, एक होता है स्मॉल यूनिट। लार्ज यूनिट हो सकता है 50, देखो अगर यूकैरियोट हो, यूकैरियोट मतलब हम लोग, हमारे जैसे यूकैरियोट जो होते हैं, मतलब किंगडम प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये चारों किंगडम में जो राइबोसोम्स मिलेंगे वो राइबोसोम्स होंगे 60s प्लस 40s। टोटल मिला के हो जाता है ये 80s। अब आप यहाँ पे मैथ्स लगाओगे कि 60 प्लस 40 तो 100 होता है, ऐसा नहीं होता है। ये यूनिट्स के नाम है। एस मतलब सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट विच गिव्स इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ साइज एंड डेंसिटी। ये लाइन है एनसीटी का साइटोलॉजी में। 60s और 40s ये दोनों जुड़ के बनाएंगे 80s। याद रखना है जितने ज़्यादा, मतलब 60 और 40 और 50 और 30 जुड़े, आप देख सकते हैं पे मैंने लिखा है 50s और 30s, अगर ये दोनों जुड़े तो ये बनाएंगे 70s, ठीक है। 70s रहेंगे प्रो कैरियोट्स में, 80s होंगे यू कैरियोट्स में। एक बड़ा सब यूनिट रहता है लाइबोसोम में, एक छोटा सब यूनिट रहता है। बड़ा सब यूनिट और छोटा सब यूनिट दोनों जुड़े हुए रहते हैं, ऐसे आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और उन जुड़ने के लिए बीच में एक एलिमेंट, मतलब जो आयन होता है वो होता है Mg++ आयन। ये भी याद रखना है क्योंकि ये मिनरल न्यूट्रिशन में दिया हुआ है कि राइबोसोम्स को जोड़ने वाला स्ट्रक्चर Mg++। राइबोसोम्स की डिस्कवरी किसने की? जॉर्ज पैलेडे। अब आते हैं ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है एग्जैक्टली। अब हमको समझ गया कि जो टीआरएनए है उस पर आके अमीनो एसिड जुड़ गया है और वो चार्ज हो गया है। तो अब हम देखते हैं कैसे ये एग्जैक्टली ये परफॉर्म होता है। तो आप देख सकते हैं एमआरएनए बाइंड्स टू स्मॉल सब यूनिट। ट्रांसलेशन जब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि एमआरएनए जो है वो स्मॉल सब यूनिट को जुड़ ना जाए। क्या मैंने बोला? ट्रांसलेशन will not start until and unless the mRNA binds to the smaller subunit of राइबोसोम। क्या बोला मैंने? कि जब तक छोटी इकाई मतलब छोटा हिस्सा जो राइबोसोम का है वहां पे आके जब तक mRNA जुड़ नहीं जाएगा तब तक वो सिंथेसिस नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा, प्रोटीन नहीं बनेगा। अब क्या होगा? लार्जर यूनिट के बारे में पता क्या है? लार्जर यूनिट एग्जैक्टली, लार्जर यूनिट है कि लार्जर यूनिट के पास 3 साइट्स होते हैं ओरिजिनली। कितने साइट्स होते हैं? 3 साइट। कौन से 3 साइट्स होते हैं? एक होता है ई साइट, एक होता है पी साइट, ईपीटी। टी साइट को अपन बोलते हैं ए साइट। ए मतलब अमाइनो असाइल साइट। क्या बोलते हैं? अमाइनो असाइल साइट। ए मतलब अमाइनो असाइल साइट। अब ईपीटी और ई मतलब एग्जिट, पी मतलब पेप्टिडाइल। ई मतलब एक्सिट, पी मतलब पेप्टिडाइल। लेकिन यहाँ पे एक
अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2 साइड्स मानने अपने को। क्या मानना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी? देयर आर ओनली 2 साइड्स। कितने साइड्स? 2 साइड्स। कौन से साइड्स? पी साइड, ए साइड, पी साइड, ए साइड, पी साइड, ए साइड, पी साइड, ए साइड, पी साइड, ए साइड। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2 साइड्स मानने हैं। अब राइबो, ये एनसीईआरटी का कुछ एक लाइन दी है, ये ढंग से पढ़ लेना। राइबोसोम जो है वो कैटलिस्ट के तौर पे, राइबोसोम जिसके पास एक बड़ी इकाई है एक छोटी इकाई है, वो कैटलिस्ट के तौर पे भी काम करता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है उन लोगों ने 23S rRNA, मतलब 23S rRNA जो बैक्टीरिया में मिलता है उसे हम बोलते हैं राइबोजाइम, और वो पेप्टाइड फॉर्मेशन करता है। सारे के सारे, अभी आपको बताता हूं, सारे के सारे जो एंजाइम्स है वो प्रोटीन है, लेकिन एक एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं राइबोजाइम जो 23S rRNA से बनता है, वो एक न्यूक्लिक एसिड एंजाइम है, न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ एंजाइम जो पेप्टाइड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये याद रखना है जो एनसीईआरटी की लाइन दी हुई है। अब देखते हैं कि हम एग्जैक्टली ये प्रोसेस होता कैसे और क्यों, मतलब कैसे ये एग्जैक्टली प्रोसीड करता है। अब हम समझते हैं mRNA। हमें मिल गया mRNA पे होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम आगे बढ़ते जाएगा। अब राइबोसोम का जो छोटी इकाई है, छोटी इकाई मतलब छोटा पार्ट, जो हो सकता है 30S अगर 70S राइबोसोम्स हो, या हो सकता है 40S अगर 80S राइबोसोम्स हो, तो छोटी इकाई है, इसको हम बोलेंगे छोटी इकाई। छोटी इकाई मतलब स्मॉल सब यूनिट। क्या बोलेंगे? छोटी इकाई मतलब स्मॉल सब यूनिट। वो mRNA को रीड करते हैं। मैंने पहले ही बताया था आपको, mRNA बाइंड्स टू स्मॉल सब यूनिट, तो स्मॉल सब यूनिट में जुड़ जाएगा जो mRNA है। अगर 2 ऐसे बॉल समझ लो, एक के अंदर हमने एक थ्रेड डाल दिया तो वो हो जाएगा mRNA, और ऊपर से उसमें अगर कोई हम चेंजेस कर रहे हैं तो वो ऊपर वाले बॉल से करेंगे। तो ऐसे ही समझ लो 2 बॉल से जुड़ा हुआ है, जो ग्लू से जुड़े हुए हैं 2 mRNA, और वो ग्लू क्या है? Mg++। ठीक है, तो स्मॉल, अगर इसमें पहला कभी भी जो इनिशिएटर होगा, क्या होगा? इनिशिएटर वो होगा AUG। हमें पता है AUG जो है वो इनिशिएटर कोडॉन है, और कोड किसके लिए करता है? मिथियोनिन के लिए कोड करता है। कोड किसके लिए करता है? मिथियोनिन के लिए कोड करता है। AUG इनिशिएटर कोडॉन है और कोड करता है मिथियोनिन के लिए। अब पहला देख सकते हैं आप, AUG आ गया, तो अगर AUG आ गया तो वहां से tRNA भागता आएगा, जो चार्ज हो गया था ना, यहाँ पे देख सकते हैं आपको एमिनो एसिड। तो एक समझो ये tRNA है, ये tRNA के पास एंटी कोडॉन है जो है UAC। हर टाइप का tRNA, हर एमिनो एसिड के लिए उसका एंटी कोडॉन वाला tRNA होता है। सिर्फ जैसे ही वो एमिनो एसिड आता है, राइबोसोम बोलता है ओ मेरे भाई आजा, बुला के उसको अपने पास ले लेता है बड़े साइट पे। बड़े साइट पे क्या है? एक पी साइट है, एक ए साइट है, पी साइट है और एक ए साइट है। तो पी साइट में पहले जो स्टार्टिंग होता है वो होता है पी साइट से, फर्स्ट अमीनो एसिड पी साइट से स्टार्ट होता है, जो होता है मिथियोनिन। जैसे ही AUG आ गया, tRNA बोलता है उसका एंटी कोडॉन। मैंने पहले आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि ये होता है इसका एंटी कोडॉन लूप और ये होता है कोडॉन। तो एंटी कोडॉन मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये जो अमीनो एसिड है वो लेके आ जाएगा। यहाँ पे देखा था हमने कि कैसे वो लेके आया था। क्या लेके आ गया? यहाँ पे मिथियोनिन लेके आ गया। क्या लेके आ गया? मिथियोनिन को बोला चल मेरे भाई मिथियोनिन, तुझे अभी प्रोटीन बनाना है, अमीनो एसिड सिंथेसिस करने, प्रोटीन सिंथेसिस करने, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस करने। तो वो मिथियोनिन को लेके आ गया। अब मिथियोनिन तो आ गया इसके साथ, अब मिथियोनिन आ गया, अब ये थोड़ा सा आगे खिसकते उसके पास UUU आ गया। क्या आ गया उसके पास? UUU। तो UUU क्या है? फिनाइल एलिनिन आ गया। तो ये भागा गया tRNA, ये लेके आ गया PHE, फिनाइल एलिनिन लेके आ गया इसके साथ। अब फिनाइल एलिनिन और मिथियोनिन जुड़ जाएंगे। मैं यहाँ सेपरेट दिखाता हूँ। फिनाइल एलिनिन और मिथियोनिन जुड़ जाएंगे, MATPHE। ठीक है, अब ये थोड़ा और आगे सरकेगा, समझो आगे CCU है, तो यहाँ पे रीड करेगा क्या? GGA, tRNA जो रहेगा। तो tRNA लेके क्या आ जाएगा? CCU कोड किसका है? प्रोलीन। CCU कोड किसका है? प्रोलीन का है। और अगर आपको जेनेटिक कोड सीखने है, इसके ट्रिक सीखने है, तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में जेनेटिक कोड की ट्रिक। अब प्रोलीन भी आ गया। अब हमारे पास मिथियोनिन था, मिथियोनिन के साथ फिनाइल एलिनिन जुड़ गया, फिनाइल एलिनिन के साथ प्रोलीन जुड़ गया। पहले क्या होता है? ए साइड के पास, अभी ए जो है आगे, अभी ये और आगे सरकेगा। ए से जो बने उसको पीछे छोड़ देगा, वो पी साइड में चला जाएगा, मतलब
आगे 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 होता जाएगा ये, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जैसे ही ये स्लाइड होते जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, एक प्रोटीन की पूरी चेन बन जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोटीन की पूरी एक चेन बन जाएगी ऐसे 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 अमीनो एसिड्स की। जैसे ही वो लास्ट पे पहुंच गया, लास्ट पे क्या प्रेजेंट होगा, UAA या फिर UAG या UGA, इन ये तीन क्या है, स्टॉप कोडॉन। क्या है स्टॉप कोडॉन, मैंने आपको बताया था टीआरएनए के स्ट्रक्चर में देयर आर नो टीआरएनएस फॉर स्टॉप कोडॉन। तो अगर जैसे ही UAA आ गया, यहाँ पे कोई टीआरएनए रहेगा ही नहीं, क्योंकि टीआरएनए प्रेजेंट ही नहीं है स्टॉप कोडॉन के लिए। तो अब क्या करेगा, फिर उसको स्टॉप करना ही पड़ेगा। स्टॉप करने के लिए एक फैक्टर होता है जिसे बोलते हैं हम रिलीज फैक्टर। क्या बोलते हैं हम, रिलीज फैक्टर। रिलीज फैक्टर जो होता है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। रिलीज फैक्टर हो सकता है जो यूकैरियोट्स में अलग रिलीज फैक्टर हो, प्रोकैरियोट्स में अलग रिलीज फैक्टर हो। प्रोकैरियोट्स में RF1 और RF2 ये दोनों रिलीज फैक्टर होते हैं। यूकैरियोट्स में ERF1, इसको याद कैसे करना है, ERF1 होता है, याद कैसे करना है, E से यूकैरियोट, अगर यू नहीं है तो प्रोकैरियोट। तो ये होते हैं टर्मिनेशन फैक्टर। टर्मिनेशन फैक्टर मतलब रिलीज फैक्टर। आप मुझे एक आंसर बताइए कि ट्रांसक्रिप्शन में जो इनिशिएशन फैक्टर था और टर्मिनेशन फैक्टर थे, ये दोनों कौन कौन थे, ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो रिलीज फैक्टर हमने समझ गया कि स्टॉप कर देगा कोडॉन। यहाँ पे यूज क्या होगा, GTP या फिर ATP, जो भी एनर्जी सोर्स है, क्योंकि ये एनर्जी डिपेंडेंट है, ये प्रोसेस एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। तो इसको स्टॉप करने के लिए एक तो ATP या फिर GTP लगेगा। अब ये स्लाइड कर, ये एनसीटी का डायग्राम है, आप देख सकते हैं, मैंने सिंपल मैंने बताया हुआ कि ये स्लाइड करते 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 ऐसे आगे निकल जाएगा धीरे धीरे, और पीछे प्रोटीन की चेन 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 बनती जाएगी ऐसे। अब एक पॉइंट एनसीटी मेंशन किया हुआ है, UTR मतलब क्या, अब सामने स्टार्ट तो किया है AUG से, स्टार्ट कभी भी AUG से होता है। इसके पहले भी कुछ ना कुछ सीक्वेंस हुआ होगा, AGCUA, ऐसा कोई भी सीक्वेंस हुआ होगा पहले, P साइड के पहले मतलब AUG के पहले। और 3 प्राइम मतलब इस साइड पे भी जो स्टॉप कोडॉन था AUA, UAA, UAG और UGA, इसके बाद भी कोई ना कोई साइड्स हुए होंगे। तो इन दोनों साइड्स को हम, इसको तो कोई रीड नहीं कर रहा है, इसका तो प्रोटीन्स नहीं बन रहा है, तो इसको बोलेंगे हम अनट्रांसलेटेड रीजन्स, यूटीआर्स आर इफिशियंट, मतलब यूटीआर्स बहुत काम की चीज होती है, लेकिन इस काम में वो नहीं आते। अगर एनसीईआरटी के लाइन दी है, यूटीआर्स मेक द ट्रांसलेशन एफिशिएंट, ट्रांसलेशन को एफिशिएंट, ट्रांसलेशन में भी एफिशिएंट रोल प्ले करता है। मतलब किसी के लिए कोड नहीं करते वो, लेकिन वो ट्रांसलेशन के लिए एफिशिएंटली ट्रांसलेशन को कैरी आउट करता है। इसका नाम है यूटीआर्स। अगर क्वेश्चन पूछ ले यूटीआर्स क्या होता है, यूटीआर्स 5 प्राइम एंड के पहले और 3 प्राइम एंड के बाद होते हैं, ठीक है, जहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं होता है। तो ये सारे कंसेप्ट है जो एनसीईआरटी और जो नीट के लिए आएंगे। थैंक यू।